भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा चेहरा जो हमेशा सरकार में पार्टी रही हो या पार्टी विपक्ष में रहा हो, पार्टी के विचारों को जब कभी दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिन विचारों को लेकर आगे बढ़े थे, उन्हीं विचारों को हमेशा मजबूती से रखने वाले आज डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। राज्यसभा सांसद भी हैं, कानूनविद भी हैं और पार्टी का पक्ष काफ़ी अच्छे से लंबे समय से रखते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा को भी लंबे समय तक इन्होंने सुशोभित किया है और अभी लोकतंत्र की आवाज़ कही जाने वाले भारतीय संसद में राज्यसभा को सुशोभित कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। आप हमें यह बताएं कि अभी जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा कई जन कल्याण की योजनाएं चलाई गई, देश में एक वेलफेयर स्टेट की एक अलग परिकल्पना हुई, भाजपा सरकार को हर व्यक्ति का सरकार कहा गया। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार चल रही है, ये केजरीवाल सरकार ने कुछ दिन पहले जिस तरीके से सदन में अपने सदस्यों के बीच जिस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक असम्मानजनक शब्दों का जो टिप्पणी किया गया, इसको पार्टी के सीनियर लीडर्स होने के नाते और लोकतंत्र में जनता के अधिकारों के लिए हमेशा सजग करते रहने के उद्देश्य से क्या मैसेज देंगे केजरीवाल जी को? देखिए, केजरीवाल के बारे में देश की जनता अच्छी तरह से जानती है। वो हमेशा उन्होंने जनता को गुमराह करने का काम किया। जिस तरीके से उन्होंने पूरा, अगर उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखा जाए तो वो सारी छद्म और छल पर और प्रपंच पर आधारित उनकी राजनीति है। उन्होंने हमेशा लोगों को गुमराह करके, लोगों को छल करके जनता का विश्वास अर्जित करने का काम किया। जनता से हमेशा झूठे वायदे किए। उनको व्यक्तित्व में न तो कोई गांभीर्य है, न कोई लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था है। जिस तरह से उनकी जो टिप्पणियां हैं वो अमर्यादित हैं। लोकतंत्र में ऐसी टिप्पणियों के लिए कोई स्थान नहीं है। और जो व्यक्ति आज उत्तर प्रदेश, आज दिल्ली जैसे प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पद पर हो, उससे गरिमा की अपेक्षा की जाती है। उससे ये भी अपेक्षा की जाती है किस तरह की भाषा और किस तरह का आचरण वो करेगा। लेकिन वो उन सारी चीज़ों से परे हैं। और दुर्भाग्य है दिल्ली का कि एक आज ऐसा नेता, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, पिछले 7 वर्षों में दिल्ली प्रदेश में कौन सा विकास का काम हुआ है जो इससे, अगर दूसरे इससे पहले की सरकारों से तुलना करें, उनकी तुलना में 7 वर्ष दिल्ली की जनता के साथ छलावा किया गया है और जनता को छल करके वोट अर्जित करके सरकार पर कायम होने का काम किया गया है। कोई ऐसा स्थायी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसको केजरीवाल सरकार बता सके कि उनके प्रयास से हुआ है, सिवाय अराजकता को बढ़ाने का काम। और इसी तरह का ये प्रपंच और छल पंजाब की जनता के साथ भी हुआ है। उसको भी छलावा दे करके, उसको भी हसीन सपने दिखा करके गुमराह करने का काम किया गया है। मैं समझता हूँ इस सरकारों के परिणाम बहुत जल्दी सामने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो उसका कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसको चरितार्थ किया है। कोई भी योजना ऐसी नहीं जो समाज का कोई वर्ग उससे छूटा हो। समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से, समाज के वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाने की दृष्टि से, बराबरी का उनको सम्मान देने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की एक एक योजना पर काम हुआ है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, जितनी भी योजनाएं, जनधन योजना हो, मुद्रा लोन योजना हो, उन सबके माध्यम से देश को स्वावलंबी बनाने का काम, लोगों को रोजगार देने का काम, लोगों को सम्मानजनक जीवन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। लेकिन यहाँ कोई आडंबर और नाटक की राजनीति नहीं है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने देश के जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है, ये बहुत जल्दी इसका जो कच्चा चिट्ठा जनता के सामने आएगा और ये छलावा बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। जैसे सर, अभी देश में कश्मीर फाइल और कश्मीर के इशू को लेकर चर्चा हो रही हैं। पिछली सरकार ने भी काफ़ी अच्छा काम किया और ये एक ऐतिहासिक काम के दृष्टि से देखा जा रहा है। अभी कश्मीर फाइल आने के बाद जो ये फिल्म को टैक्स फ्री करने की बात थी, इससे पहले भी हम लोग देख रहे थे कि दिल्ली सरकार के द्वारा कई ऐसी फिल्म को टैक्स फ्री किया गया जिस फिल्म का सोशल एरिना कुछ नहीं है। उसके बाद भी अपने व्यक्तिगत लोभ के कारण, अपने प्रमोशनल एक्टिविटी के कारण बॉलीवुड के कुछ ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस के फिल्मों को छूट दिया गया जिसका समाज में कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं था, वैसा कोई इशू नहीं था, कोई रियलिस्टिक इशू नहीं था।
फिर अचानक ये कश्मीर फाइल पर केजरीवाल जी का ये बयान आया कि क्यों नहीं इसे यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाए, क्यों नहीं हर व्यक्ति को अगर दिखाना चाहते हैं तो यूट्यूब पे डाल दिया जाए। इस बयान को कैसे देखते हैं, और क्या ये नहीं लगता कि अब आम आदमी पार्टी भी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरह ही तुष्टीकरण की राजनीति में आ गई है? देखिए, ये इस बयान के बाद स्पष्ट हो जाता है ये व्यक्ति कितना संवेदनहीन है। कश्मीर के पंडितों ने जिस त्रासदी को, जिस दंश को झेला है, और आज इतने वर्षों के बाद किसी छायाकार ने, किसी निदेशक ने इस फिल्म को जनता के सामने लाने का काम, उस सच्चाई और हकीकत को जनता के सामने लाने का काम किया है। अच्छा होता कि अगर सही मायने में वो आम आदमी के नेता होते तो इस फिल्म को सबसे पहले टैक्स फ्री करके लोगों को दिखाते कि किस तरीके से कश्मीर के पंडितों ने किस किस कष्ट को और किस पीड़ा को झेल करके यहाँ तक पहुँचे। लेकिन उसे तो कोई, न तो कश्मीर के पंडितों से कोई लगाव है, न कश्मीर के उन अल्पसंख्यकों के साथ कोई लगाव है जिन्होंने लगातार इस त्रासदी में आतंकवादियों की गोली का शिकार हुए हैं, जिनके परिवार अपमानित हुए हैं, तरह तरह की यातनाएं जिन्हों, उसके प्रति उसे कोई हमदर्दी नहीं। केवल वोट की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और आज देश का बुद्धिजीवी वर्ग उनके इस आचरण को समझ रहा है और इसके अनुसार वो टिप्पणी जवान से नहीं करेगा, एक्शन से करेगा। सर, आखिरी सवाल, पिछले साल किसान आंदोलन को लेकर देश में कई सारी चर्चाएं हुई, किसान बिल भी आए, सरकार पूरी तरीके से किसानों के कल्याण के लिए तमाम चीज़ों को छोड़ते हुए उनकी सभी बातें मान ली गई। लेकिन उसके बाद फिर नई फसल आ रही हैं, फिर वही समस्या रहेंगी जो पिछले 75 साल से एग्रीकल्चर नेक्सस के रूप में देश में चल रहा था। लेकिन सरकार के एक अथक प्रयास, एक नवनिर्माण की प्रयास को लेकर जिस तरीके से किसान बिल के रूप में काफ़ी विरोध देखना पड़ा, तो अभी जो देश में इंटरनेशनल क्राइसिस भी आ रहा है, तो देश में जो खाद्य संकट की समस्या आने वाले समय में ना हो, इसके लिए सरकार या सरकारी एजेंसियां किस तरीके से गेहूं की या फिर जो और फसल हैं उनकी क्रय केंद्र स्थापित करके उन्हें लेंगी, और किसानों को वो समस्या नहीं होगा कि उसे एमएसपी के प्राइस पर माल जो नहीं बिकता है, उनका खरीदारी नहीं होता है। इस समस्या से किसान क्या कैसे निवृत्त हो पाएंगे? देखिए, उन तीनों कृषि कानून को जो यहाँ का बुद्धिजीवी किसान था वो अच्छी तरह से समझता था, वो किसान के हित में है। और आज धीरे धीरे देश का किसान भी ये समझने लगा है जो ये तीनों कृषि कानून आए थे वो किसानों के हित में थे। लेकिन ये देश की क्षुद्र राजनीति करने वाली विपक्ष की पार्टियों ने किसी तरीके से किसान आंदोलन के नाम पर पूरे इसको एक राजनीतिक रूप देने का काम किया और अच्छे भले उन कानूनों को वापस करने के लिए सरकार को मजबूर किया जो किसान के हित में थे, जिससे किसान की आय बढ़ती और किसान का भविष्य संवरता। आज तक अपने आप तो इन राजनीतिक दल जब सत्ता में रहे तब किसानों के हित में कुछ किया नहीं, लेकिन जब मोदी सरकार आगे बढ़कर किसानों के कल्याण के लिए बड़े बड़े काम कर रही तो उसमें केवल बाधा उत्पन्न करने का काम इन तमाम विपक्षी दलों ने किसान आंदोलन के नाम पर करने का काम किया है। आज उसकी सच्चाई भी किसान समझ रहा है। लेकिन जो मैंने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कई बार सदन में भी और देश की जनता को आश्वस्त किया था कि एमएसपी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम लोगों के तमाम सारी उत्पादों की खरीद उसी तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार करती रहेगी, चाहे धान की खरीद हो चाहे गेहूं की। पिछले वर्ष भी रिकॉर्ड खरीद हुई और इस बार भी सारे क्रय केंद्र संचालित हो गए हैं। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे तिलहनी फसलें हों, दलहनी हों, रबी की फसलें हों, इन सारी चीज़ों की खरीद सरकार करेगी और जैसे हमेशा करती रही है किसान को हम अधिक से अधिक उसकी उपज का मूल्य दिलाने का प्रयास रहेगा। और ये प्रयास रहेगा कि किसान पूरे उत्साह के साथ अपने कृषि उत्पादों को बढ़ाए, जिससे कभी देश के सामने कृषि संकट न उत्पन्न होने पाए। सरकार तो एक सकारात्मक प्रयास के तहत सहकारिता मंत्रालय को एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन डिपार्टमेंट में पहले आता था, जिसको एक सेपरेट मिनिस्ट्री बना दिया गया है, और माननीय अमित शाह जी इसके पहले देश के मंत्री भी हैं। तो सहकारिता के क्षेत्र में जो सरकार एक अथक योगदान देना चाह रही हैं, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की जो प्रक्रिया को शुरू करना चाह रही हैं, उस दिशा में लगभग मंत्रालय बने हुए 1 साल हो चुके हैं। उस दिशा में क्या काम हुआ है और आगे सरकार की क्या योजना है सहकारिता मंत्रालय को? देखो, जितनी सहकारी समितियां थी और जितने संस्थान थे सहकारी क्षेत्र के, उन सबको पहले स्ट्रेंथन करना था। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स थी, सहकारी बैंक थी, जिनसे किसानों को सस्ते ब्याज दर पर ऋण मिलता था, बहुत सारी वो सिक हो चुकी थी, उन सबको पुनर्जीवित करना
और सहकारी संस्थाओं को इस लायक बनाना कि वो स्वावलंबी होकर के किसानों के हित में काम कर सकें। तो पहले जब तक कि सहकारी संस्थाओं को पुनर्जीवित न किया जाता तो उनके माध्यम से हम किसान के लिए जो लाभकारी योजनाओं का इस सहकारिता के माध्यम से फ़ायदा पहुंचाते वो नहीं हो पा रहा था। तो अभी सरकार ने उस दिशा में काम किया है और सहकारी आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का प्रयास है और लोगों को सहकारी आंदोलन से जुड़ना चाहिए और ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में खेती से जुड़े लोगों को सहकारी आंदोलन जितना मजबूत होगा उतना ही किसानों के लिए लाभकारी होगा। हमारे साथ थे डॉक्टर अशोक बाजपेयी जी। इन्होंने काफ़ी अच्छे से सरकार की उपलब्धियों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो टीम के साथ गौतम कुमार, नई दिल्ली।